दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों में से बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस गढ़वाल संसदीय सीट पर ही रहा, जहां से बीजेपी की हाई प्रोफाइल कैंडिडेट बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें कांग्रेस के गणेश गोदियाल से कड़ी टक्कर मिली, जैसे कि फील्ड से फीडबैक मिल रहा है। गढ़वाल संसदीय सीट के चक्कर में बीजेपी के इलेक्शन मैनेजरों से शायद बाकी चारों सीटें नजरअंदाज हो गई, या हो सकता है कि बाकी सीटों पर बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस रहा हो कि इन सीटों को तो आसानी से जीत ही जाएंगे। लेकिन अब क्या है कि अब खबरें गर्म हैं कि हरिद्वार सीट पर, जहां की बीजेपी के हैवीवेट और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव उम्मीदवार थे बीजेपी के, वो सीट जो है फंस सकती है। मतदान के बाद से ही ऐसी खबरें सियासी गलियारों में बहुत तैर रही हैं दोस्तों। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोधियों ने ऐसा प्रचार किया हो, ऐसा उड़ा रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया तक कई जगह मैंने ऐसी चर्चाएं देखी सुनी हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए हरिद्वार का बैटल उतना आसान नहीं रहने वाला। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये समझाने के लिए मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं रॉबिन सिंह चौहान, जो कि स्वतंत्र पत्रकार हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान पहाड़ के कई इलाकों में घूमे और वोटरों के मन में क्या चल रहा है उन्होंने इसकी थाह ली। रॉबिन से जानते हैं हरिद्वार संसदीय सीट की ग्राउंड रियलिटी। रॉबिन सिंह चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। स्वागत है आपका। धन्यवाद। रॉबिन, आपने ये उत्तराखंड का चुनाव कई कंस्टिट्यूंसी आपने कवर किए हैं, बहुत छोटे छोटे इलाकों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में आप गए हैं। खुद आप हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी इलाके में रहते हैं। जी जी। ये जो पहले तो खबरें ये थी कि हरिद्वार सीट बीजेपी के लिए बहुत आसान है, ऐसे संकेत मिल रहे थे कि बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन इस बीच जो है पोस्ट इलेक्शन जो मतदान के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए उतना आसान नहीं है जैसा कहा जा रहा था। ये जमीन पे कुछ ऐसा लग रहा है, या ये जो विरोधियों द्वारा कोई उड़ाई गई चीजें हैं, ऐसा क्या कुछ महसूस हुआ आपको? देखिए मनोज जी, पहले चुनाव की जब कैंडिडेट्स की जब घोषणा नहीं हुई थी तब तो ये लग रहा था कि जो 5-0 होने वाला है उत्तराखंड में, क्योंकि जिस तरीके का माहौल था तो ये लग रहा था कि 5-0 होगा, बीजेपी 5 की 5 सीटें एक बार तीसरी बार भी ले जा लेगी। लेकिन फिर जब कैंडिडेट अनाउंस होते हैं तो ये गढ़वाल सीट एकदम से फाइट में आ जाती है, और जो कि कांग्रेस के लिए बड़ी दिखाई देने लग जाती है कि ये गढ़वाल सीट बहुत स्ट्रांग हो गई है यहाँ पर, और इसमें कड़ा मुकाबला हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जबकि जो हरिद्वार लोकसभा सीट थी उसको सबसे ज्यादा हॉट सीट होना था इस पूरे चुनाव में, क्योंकि आप देखिए 3-3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पे थी, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक जिनका टिकट कटा था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री पद से जब वो हटाए गए उसके लंबे समय तक कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी नहीं गई, पद में ना राज्य में दी गई ना केंद्र में दी गई। एक बार ये लग रहा था शायद राज्यसभा वो जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ, तो उन्हें टिकट मिला। पहला उनका लोकसभा चुनाव होगा, ये उनके करियर का पहला लोकसभा चुनाव है। और फिर कांग्रेस ने भी पूर्व मुख्यमंत्री, ये तो तय था कि यहाँ से हरीश रावत या उनके परिवार से कोई लड़ने वाला है, तो हरीश रावत का नाम ये था, तय था कि ये लोग ये लड़ेंगे, तो ये सीट मुकाबले में आ सकती है। लेकिन जब उन्होंने जब कांग्रेस ने टिकट उनके बेटे को दिया तो उसके बाद फिर एक निराशा सी थी कि अब तो ये सीट भी शायद कांग्रेसियों में खुद की, ठीक है कुछ थोड़ी बहुत फाइट अगर हो गई तो हो गई। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मतदान के दिन तक ये लग रहा था कि शायद गढ़वाल सीट ही सबसे हॉट है। लेकिन आज की डेट में जो आप कह रहे थे कि अफवाहें हैं, अफवाहें नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड पे ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि अब मैं व्यक्तिगत रूप से ये मान रहा हूं कि गढ़वाल सीट से ज्यादा मजबूत कांग्रेस के लिए अब हरिद्वार सीट हो गई है, क्योंकि गढ़वाल सीट में जहां इमोशंस थे कांग्रेस के साथ, यहाँ पे मैथमेटिक्स, यहाँ पे समीकरण जो है वो कागजों में
और धरातल पर जो है वो कांग्रेस की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। रिजल्ट क्या रहता है वो अलग बात है, लेकिन ये सीट फिलहाल फाइट में आ गई है और मुझे ये लगता है गढ़वाल सीट से ज्यादा मजबूती से ये फाइट में आई है। चुनाव जैसा भी लड़ा गया हो, लेकिन जो आंकड़े हैं वो फेवर कर रहे हैं। जहां गढ़वाल सीट में इमोशन फेवर कर रहा है कांग्रेस को, यहाँ पे जो समीकरण है वो फेवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका बड़ा कारण है कम वोटिंग परसेंटेज। हाँ, रॉबिन, जो आप समीकरणों की बात कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा सा खोल के बताइएगा कि क्या समीकरणों को देख के आपको लगा कि नहीं, ये यहाँ तो फाइट है। देखिए मनु जी, ये हरिद्वार लोकसभा सीट जो है इसकी ज्योग्राफी को अगर आप देखेंगे तो 2 जिले आते हैं इसमें। तो 14 विधानसभाएं हैं, वो 2 जिलों की 14 विधानसभाएं आती हैं। उसमें एक हरिद्वार जिला है पूरा, और फिर देहरादून की 3 विधानसभाएं उसमें आती हैं, डोईवाला, धर्मपुर और ऋषिकेश। तो चूंकि हरिद्वार है, सब हर कोई ये समझता है कि बीजेपी सेंटिमेंट की सीट है या उसकी आइडियोलॉजी से मेल खाती हुई सीट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हरिद्वार लोकसभा जो सीट है इसमें आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर का चंक है, लगभग 30% यहाँ पे मुस्लिम वोटर है। दलित वोटर यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में है, क्योंकि राज्य बनने के बाद भी पहली बार यहाँ से सपा का, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, सपा के सांसद चुन के आए पहली बार। उससे पहले सपा बसपा कभी कांग्रेस की ये सीट हुआ करती थी। तो 30% के आसपास ये मुस्लिम वोटर्स हैं। इतने ही 25 के 20 से 25 के बीच में शेड्यूल कास्ट वोटर इसमें हैं। और कई सब, मतलब आप ये लगा लीजिए इसकी 14 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक हैं। तो और ये जो जिला है इसकी कई जो सीटें हैं वो मजबूत गढ़ है भाजपा का। मतलब 2019 के भी चुनाव में जब प्रचंड मोदी लहर थी, पुलवामा वाला जो हुआ था, मामला हुआ था, जो मसला बनाया गया बाद में, तो उस लहर में भी कई विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस आगे रही है। बीजेपी को पिछाड़ा है उन्होंने कई 2 से 3 विधानसभाओं में, और कई विधानसभाओं में जो उनका अंतर था वो 1000-1200 इतने का अंतर था। तो जो 3 मुख्य सीटें, जिसे 3 या कह लें या 5 सीटें उनको कह लें, जो इन 5 जो विधानसभाएं जो बीजेपी के लिए बड़ी मजबूत हैं हरिद्वार सीट में, उसमें एक हरिद्वार विधानसभा सीट है, उसके अलावा एक बीएचईएल रानीपुर सीट है, इसके अलावा देहरादून जिले की जो 3 सीटें हैं, डोईवाला, ऋषिकेश और धर्मपुर, ये 5 सीटें जो हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिहाज से। क्योंकि ये जो 3 देहरादून जिले की 3 सीटें हैं, इसमें जो पिछली बार जो अंतर था वो 40 से 50 हजार वोटों का था। मतलब अगर कांग्रेस को 32,000 वोट मिले हैं तो बीजेपी को उसमें 70, 72, 75 हजार वोट तक मिले थे। तो यहां से अंतर, मतलब बीजेपी के संगठन भी ये मानता है और खुद त्रिवेंद्र रावत और उनकी टीम भी ये जानती भी है और मानती भी होगी कि ये जो 3 सीटें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सीटें उनके लिए थी। लेकिन अब जो वोटिंग परसेंटेज है, जो गढ़ थे बीजेपी की, जो गढ़ थे, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे जहां पे बीजेपी का, उन सीटों में मतदान कम हुआ है। तो हाँ, और उस रोबिन, जो आप बता रहे हो कि देहरादून जिले की जो 3 सीटें आती हैं, धर्मपुर, ऋषिकेश, डोईवाला, यहाँ मतदान कम हुआ। मेरे पास वो डेटा है, जैसे 2022 में, 2 साल पहले ही, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, धर्मपुर में 57% वोट पड़े थे, जबकि इस बार 51% के आसपास वोट पड़े हैं। जी, ऋषिकेश में 62% 2 साल पहले वोट पड़े थे, इस बार 53% वोट पड़े हैं। करीब 9% की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट है। गिरावट। डोईवाला जो त्रिवेंद्र का गढ़ है, त्रिवेंद्र जहां से लड़ते रहे हैं पहले विधायकी का चुनाव, 67% 2022 में वहां पे वोटिंग हुई थी, और 66% इस बार हुई यार, 1% कम हुई है। लेकिन यहाँ से तो इन्होंने हैवीवेट्स को भी शामिल करवाया था बीजेपी में। दिनेश अग्रवाल शामिल हुए थे, उधर जो है धन्य के बेटे शामिल हुए थे ऋषिकेश में, डोईवाला साहिब जितेंद्र नेगी जो जिला अध्यक्ष थे पहले, वो उनको शामिल कराया गया था। तो बीजेपी ने पत्ते तो पूरे बिछाए थे, कहाँ कमी रह गई? अब देखिए इसमें भी ठीक वैसा ही हुआ जैसे गढ़वाल सीट में हुआ। गढ़वाल सीट में तो इससे भी ज्यादा हैवी वेट चेहरे उन्होंने, मतलब एकमात्र विधायक गढ़वाल के वो भी चले गए थे बद्रीनाथ से कांग्रेस के। और पौड़ी जिले का पूरा संगठन और पूर्व विधायक से लेके सारा साफ हो गया था पौड़ी विधानसभा का।
उसमें आप देखेंगे चौबट्टा का केसर सिंह नेगी हो गए, नवल किशोर हो गए, संगठन के कई महत्वपूर्ण लोग हो गए, वो सारे चले गए थे। रुद्रप्रयाग से पहले ही, रुद्रप्रयाग जिले से कांग्रेस के संगठन के बड़े लोग पहले ही चले गए थे कांग्रेस से भाजपा में, लेकिन ये सब बैकफायर किया गया। अब आपने दिनेश अग्रवाल का नाम लिया, तो दिनेश अग्रवाल बिल्कुल ये लास्ट जो विधानसभा चुनाव उसके बाद से बिल्कुल वो इनएक्टिव थे। वो क्यों गए वो हमें भी समझ में नहीं आया। शायद अब ईडी या वो सीबीआई वाला कारण रहा हो तो अलग बात है, वो मतलब एक बर्डन ही है। बीजेपी में गए हैं, वो बर्डन है। जैसे खंडूरी के बारे में, जो मनीष खंडूरी गए हैं, उससे घी के दिए जला रहे थे उस दिन कांग्रेस के लोग, अरे यार अच्छा हुआ ये चले गए। और मतलब अगर वो लड़ते तो शायद बलूनी के लिए बहुत आसान सीट थी पौड़ी, लेकिन वो आए और फिर गोदियाल आए। तो उस लिहाज से मतलब ये जो इन्होंने ज्वाइनिंग कराई है, बहुत मुझे नहीं लगता उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। लेकिन अब ऐसे तो संगठन के लिहाज से आप देखेंगे, बीजेपी तो ये कह रही थी कि हमने मतलब बूथ तो छोड़ो, हमने तो पन्ना प्रमुख भी बना दिए हैं। तो भाई अगर बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बनाए थे तो वो वोटर को क्यों नहीं लेके आ पाए बूथ तक? क्योंकि बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कम वोटिंग से उनको नुकसान हो रहा है। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है, आप देखेंगे तो। कांग्रेस तो बहुत कॉन्फिडेंट है इन सीटों में कि अरे वाह, वो तो ये भी सोच रहे हैं कि अल्मोड़ा में भी शायद कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाएगा क्योंकि इतना कम वोटिंग हुई है। तो वो अपने लिए उसको मतलब प्लस पॉइंट बता रही है कांग्रेस। लेकिन जिस सीट जिन्होंने पन्ना प्रमुख तक बना दिए थे, विजय बहुगुणा को पन्ना प्रमुख का फोटो देखा होगा आपने फेसबुक में, दिनेश जनै का भी देखा होगा, दिनेश जनै के बेटे आए, तो मतलब वो पन्ना प्रमुख अपने वोटरों को वो पोलिंग बूथ तक नहीं लेके आ पाए, तो वो फिर किस काम के? तो ऐसे ही ये जो ज्वाइनिंग इन्होंने कराई वो भी इसी तरीके का मामला रहा। दिनेश जनै के जो अब देखिए आप, सर फुटअव्वल हो रखी है आजकल किशोर उपाध्याय और दिनेश जनै में। आजकल चर्चाओं का जोर है कि मीटिंग में कोई किसी को कुछ कह रहा है, और ये आगे आने वाले दिनों में भाजपा के लिए और ज्यादा नुकसानदेह होने वाला है। अभी जो निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव होंगे, उसमें देखिएगा आप अभी क्या क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल ये जितनी भी स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की, आप नेशनल लेवल पे भी देख लीजिए, कोई स्ट्रेटेजी बीजेपी की उस तरीके से मतलब ट्रेंड सेट करती थी बीजेपी चुनाव में कि उसके पीछे फिर दूसरी पार्टियां जाती थी। लेकिन इस बार जो है ट्रेंड सेट नहीं हो रहा है कहीं भी, और हर चीज उल्टी पड़ी। लेकिन हरिद्वार में चुनाव प्रचार जैसा भी रहा, चुनाव जैसा भी रहा, लेकिन मेरा ये मानना है जो वोटिंग हुई है और वोटिंग परसेंटेज जो गिर गया है, उसका फायदा बीजेपी को तो नहीं हो रहा है फिलहाल। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है। और सबसे बड़ी बात, बीएसपी जो की प्लेयर है हरिद्वार के अंदर, बीएसपी जो की प्लेयर है, वो शुरू दिन से, जैसे आपकी और मेरी बात भी हो रही, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बीएसपी ने जब अपना पहला कैंडिडेट भावना पांडे को बनाया था, 24 मार्च को शायद उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की, उसी दिन उन्हें टिकट भी मिल गया, 26 मार्च को बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। लेकिन भावना पांडे को जब उन्होंने कैंडिडेट बनाया तो मैं बहुत चौंका, क्योंकि वो हरिद्वार की भी नहीं है, और वो उस कोर वोटर की जाति से भी मेल नहीं खाती जो बीएसपी का कोर वोटर है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट वोटर है। वो एक ब्राह्मण चेहरा था वहां पे, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत डायनेमिक ब्राह्मण चेहरा हो जिसे मतलब हर कोई वोट दे दे। इवन उनको तो क्योंकि वो पहाड़ी थी, वो पहाड़ का वोट भी उनको नहीं पड़ना था, पहाड़ी वोटर का वो वोट भी उनको नहीं पड़ना था, जो थोड़ा बहुत है वहां पर, वो भी वोट नहीं पड़ना था। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये तो सब कांग्रेस के लिए बिछाया जा रहा है। फिर बीएसपी को जब लास्ट टाइम पे कुछ नहीं मिला तो वो बाहर से, यूपी से एक कैंडिडेट वो बना के लाते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट वो बना के लाते हैं। लेकिन मनु जी, ये मैं आपको कह सकता हूं कि इन चुनावों के शुरू होने से पहले भी, जब माहौल बनना शुरू हुआ कि चुनाव होंगे, कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुए कुछ, तभी से ये लग रहा था कि इस बार मुस्लिम वोटर जो है वो किसी और का वोट बटने वाला नहीं है। उसने सोचा हुआ है कि हमने कांग्रेस को ही वोट डालना है, क्योंकि बीएसपी संगठन के रूप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है नहीं इन इलाकों में, और संगठन खत्म हो चुका है उनका। तो खत्म तो नहीं कहूंगा, बहुत कमजोर हो चुका है। तो लेकिन इसी, और ये भी वजह थी कि जो मुस्लिम वोटर है वो मुझे ऐसा लगता है कि 90% वो वोट कांग्रेस को पड़ा है। और अगर ऐसा है तो ये एक अच्छी खबर है। और इनफैक्ट ये जो हमारा एससी वोटर है, इसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो कांग्रेस को पड़ा है, बीएसपी को वोट बहुत कम पड़ा है, जो उनका कोर वोटर था। हाँ, अच्छा रॉबिन, आमतौर पे जो चुनावी लड़ाई होती है, जब बीजेपी के लिए सबसे मुफीद ग्राउंड वो है जब मल्टी कॉर्नर चुनाव हो, बहुकोणीय मुकाबला हो। तो यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा था कि
कांग्रेस है, बीएसपी है और उमेश कुमार जो निर्दलीय हैं और आपने जो है उनका धनबल के दम पर बड़ा उनका जो है असर माना जाता है। तो ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पे चूँकि बहुकोणीय मुकाबला है, तो बीजेपी के लिए ये आसान पिच है, इसीलिए शायद उसे नज़रअंदाज किया गया, उस तरह की कैंपेनिंग नहीं हुई जैसे गढ़वाल सीट पे हुई। तो ये बहुकोणीय मुकाबला आप कह रहे हैं कि ये बहुकोणीय नहीं था, क्या ऐसा है क्या? अब बिल्कुल ये मुकाबला देखिए इसमें जो उमेश कुमार का जो नाम आपने जोड़ा वो बिल्कुल एक बहुत बड़ी हाइप उनकी है कि हाँ उमेश कुमार हैं और वो बहुत वोट काट रहे हैं, मतलब अभी भी लोग कह रहे हैं कि वो वोट काट रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उनका कोर वोटर जो मुस्लिम वोटर था वो उनकी वजह से ही वो कानपुर सीट भी जीते हैं, जो मुस्लिम कोर वोटर है उनका। तो वो उसने पहले से ही मन बना लिया था हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जो बीजेपी को हराएगी, और यहाँ पे कांग्रेस ऐसी पार्टी थी। बीएसपी पे भी वो नहीं गए क्योंकि बीएसपी पे मुस्लिम वोट जाता है, लेकिन वो मुझे जो लग रहा है कि वो बीएसपी के पास भी वो वोट नहीं गया क्योंकि बीएसपी का कैंडिडेट तो ऐसा लग रहा था वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। वो चुनाव प्रचार में भी बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिए, और मायावती की रैली हुई थी तो उसमें बता रहे हैं सीटें खाली रह गई थी। तो कुछ इस तरीके का मामला था। और जो उमेश कुमार फैक्टर है, मतलब उमेश कुमार को अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बताया मुस्लिम वोटर जो है उनका कोर वोटर था, वो उनकी मजबूती उसमें थी जिसकी वजह से वो अपनी विधानसभा सीट भी जीते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से वो फेसबुक में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उसमें अपनी जो जिस तरीके की पोस्ट वो डाल रहे थे, तो उसमें ऐसा मैसेज जा रहा था, और जो उनके विपक्षी हैं वो इस तरीके का मैसेज दे रहे थे कि ये तो देखो बीजेपी के करीबी नेता हैं, ये तो बीजेपी के साथ इनकी सेटिंग है। वो फोटो चाहे विजय वर्गीय के साथ फोटो डालें, कोश्यारी के साथ फोटो डालें, मुख्यमंत्री के साथ वो फोटो डालें, तो वो भी एक धीरे धीरे जो है वो उनके खिलाफ उस इलाके में चल रहा था, तो कि मुस्लिम वोटर्स के अंदर। हालांकि एक निर्दलीय विधायक के लिए जरूरी है कि वो सरकार से अच्छे संबंध रखे, भाजपा अगर उसे अपने काम करवाने हैं तो, लेकिन जो उनके विपक्षी हैं वो उन्होंने इस तरीके का प्रचार किया कि भाई ये तो बीजेपी के ही बी टीम है, तो उस तरीके का प्रचार भी हुआ। दूसरा, मुस्लिम वोट जो है वो उन्हें वोट देने का मतलब उनका सीधे साफ फंडा था, उन्होंने बीएसपी को वो वोट नहीं दिया, तो वो उमेश कुमार को भी वोट नहीं देने वाले है, मतलब शिफ्ट नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता है और जो एससी मतदाता है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो कांग्रेस के फेवर में इस चुनाव में रहने वाला है, तो इससे जो है इस सीट के समीकरण बदल जाने वाले हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री और हैवीवेट कैंडिडेट थे बीजेपी के, हैं मतलब अभी भी, जब तक नतीजे नहीं आते। तो दूसरे तरफ हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम। उनकी 2 बार की जो 10 साल लगातार वो सीट पे रहे, वहीं से केंद्रीय मंत्री बने। तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत का वहां आना, क्या निशंक एक फैक्टर रहे होंगे, या वो असंतोष कहीं था पार्टी के भीतर जिसने त्रिवेंद्र की राह मुश्किलें करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी? क्या कुछ बीजेपी के भीतर ऐसा कुछ पक रहा था कि शायद त्रिवेंद्र के लिए मुश्किलें पैदा की जाएं आगे? देखिए, आपका इशारा शायद गुटबाजी की तरफ है कि इन्होंने क्या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करी, तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी के अंदर आज के दौर में कोई ऐसा नेता है जो चुनाव को प्रभावित कर दे अपनी गुटबाजी के जरिए, क्योंकि वोट जो है वो ना त्रिवेंद्र के नाम पे पड़ता है, ना रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पे पड़ रहा है लोकसभा में, वो मोदी के नाम का वोट पड़ रहा है। हालांकि ये अलग विषय है कि मोदी का नाम अब उतना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो एक अलग विषय है, लेकिन गुटबाजी इसी वजह से बहुत हो सकता है वो अपने 2-4 लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बोल दें भैया इनएक्टिव हो जाओ, तुम कुछ करो मत, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन उससे आगे एक और स्टेप लेना जैसी हिम्मत जो है अभी बीजेपी के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा नेता कर सकता हो, चाहे कोई भी सीट हो, चाहे वो गढ़वाल की सीट हो, टिहरी की सीट हो, आप कहीं भी देख लीजिए। मतलब इतनी हिम्मत शायद अभी फिलहाल बीजेपी के अंदर उत्तराखंड में तो नहीं, क्योंकि यहाँ वोट ही मोदी के नाम पे पड़ रहा है, जो वोट पड़ रहा है वो मोदी के नाम का वोट पड़ रहा है। सांसद अब टिहरी में देख लीजिए, जो महारानी राज्य लक्ष्मी शाह, उनके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, अल्मोड़ा में चले जाइए वहां इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन फिर भी जहां जहां वोटर्स को ऑप्शन मिला वो वहां डाइवर्ट हो गया। जैसे
टिहरी में उनको ऑप्शन मिल गया तो वो डाइवर्ट हुआ है बॉबी पवार की तरफ। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा यहाँ हरिद्वार सीट में नहीं हो पाया क्योंकि मोदी के नाम का जो वोट पड़ना था वही पड़ना था, और इसीलिए भी मुझे लगता है कि वो एक पूरे, हालांकि इस पूरे चुनाव में एक उदासीनता थी, बहुत नीरस सा चुनाव ये पूरा हुआ है। अब उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन बहुत नीरस चुनाव था, किसी तरीके का उत्साह कहीं दिखा नहीं, और फिर वो वही वोटिंग परसेंटेज में भी परिलक्षित हो रहा है। तो ये एक मतलब मुझे कहीं भी मतलब व्यक्तिगत स्तर पर मुझे नहीं लगा कि किसी भी तरीके की गुटबाजी या ऐसी कोई खबरें भी हमें नहीं आई कि फला बंदा के खिलाफ काम कर रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। ऐसा ऐसी स्थिति फिलहाल पांचों सीटों में कहीं नहीं दिखाई दी कि गुटबाजी चल रही है। हाँ, हो सकता है कि कांग्रेस में ये रही हो हरीश रावत के खिलाफ, लेकिन बीजेपी में ये नहीं थी गुटबाजी। रोबिन, तो जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीट फंसे होने की बड़ी बहुत तेजी से खबरें उड़ी हैं चुनाव के बाद, तो क्या ये मान सकते हैं कि हरीश रावत ने अपने बेटे को स्थापित करने के लिए जान लड़ा दी? क्योंकि वो दूसरी सीटों पे गए भी नहीं प्रचार के लिए। अल्मोड़ा से वो प्रदीप टम्टा कहते रह गए, वो गोदियाल के लिए भी प्रचार के लिए नहीं गए। तो क्या उनका 24/7 हरिद्वार में डटे रहना, क्या वो कुछ रंग दिखा सकता है? देखिए, अब जो हरीश रावत की कद का जो नेता है, जिन जो खाँटी राजनीतिज्ञ है और चुनावी राजनीति के मतलब इतने लंबे समय का अनुभव है, उस व्यक्ति को जब पूरा फील्ड मिल जाए खेलने के लिए, मतलब वो कहीं बिजी नहीं है अपनी सीट के अलावा, और चुनाव भी नहीं लड़ रहा, चुनाव लड़ा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर मतलब वो चुनाव ठीक ठाक ही उन्होंने लड़ाया होगा, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि वो माहौल उस तरीके का तो दिखा नहीं, लेकिन हाँ, वो जो मैनेजमेंट है उन्होंने किया होगा, उम्मीद है उन्होंने ऐसा किया होगा, और उम्मीद की जाती है उनसे कि उन्होंने उस तरीके का, क्योंकि वो फ्री थे। आप देखेंगे कि वो ना उन्हें किसी किसी के लिए प्रचार करने गए, वो उन्होंने 100% जो है उस, और खुद भी वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अगर वो चुनाव लड़ रहे होते तो शायद दो तीन चीजों में वो उलझे रहते, लेकिन अब वो चुनाव चूंकि वो लड़वा रहे थे, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ्री हैंड उनके पास था, वो अच्छे से चुनाव लड़ाने का उनके पास मौका था। परिस्थितियां हालांकि बहुत कठिन थी उनके लिए वहां पर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हरीश रावत अगर ये चुनाव लड़ते तो शायद पहले दिन से ये माहौल बना हुआ होता कि ये सीट कांग्रेस के पक्ष में आ सकती है। हालांकि अब ये बात कही जा रही है, लेकिन ये अगर पहले से चल रही होती है बात, तो उसका वोटिंग पे कुछ ना कुछ असर होता। लेकिन हाँ, ये है कि उन्होंने एक मजबूत तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ाया, जान फूकी है उन्होंने अपनी पूरी, क्योंकि अपनी सीट, उनकी उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर थी, तो उन्होंने पूरा अपना दमखम लगाया होगा, जो जो उनका अनुभव है अपने इतने सालों का, वो जो है वो उन्होंने पूरा इस उम्र में लगाया होगा, और जरूर उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो उन्होंने अपना दमखम इस उम्र में, मतलब जो जिस तरीके की वो जनसभाएं रात रात भर कर रहे थे, वो देख के लग रहा था कि हाँ, डू एंड डाई वाली सिचुएशन हरीश रावत के लिए है। तो ये चुनाव त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक और हरीश रावत, 3 एक्स सीएम के लिए हरिद्वार जो है बहुत बड़ा बैटलफील्ड रहा, इस लिहाज से। देखिए, बिल्कुल तीनों की प्रतिष्ठा, अगर रमेश पोखरियाल निशंक को आप छोड़ भी दें, तो लेकिन दो मुख्यमंत्रियों की तो प्रतिष्ठा सीधे सीधे दांव पर लगी हुई है, और अपना निशंक साहब के लिए भी एक प्रतिष्ठा, उनसे पूछा जाएगा अगर कुछ रिजल्ट फेवर में नहीं रहता, ऐसा क्यों हुआ भाई, तो वो सारी चीजें तो है ही, लेकिन इन तीनों की प्रतिष्ठा बिल्कुल दांव पर है। डू एंड डाई सिचुएशन हरीश रावत के लिए है, क्योंकि आगे क्या राजनीतिक करियर उनका होने वाला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर कुछ उनके रिजल्ट फेवर में नहीं रहता रिजल्ट, तो वो क्या करेंगे आगे, उनकी स्थिति क्या होगी राज्य के अंदर, और रमेश पोखरियाल निशंक ये देख रहे होंगे कि क्या रिजल्ट आता है, उसके आगे मैं अपनी रणनीति किस तरीके की बनाऊंगा। उनकी भी एक तरीके से प्रतिष्ठा भी दांव पर है, करियर भी दांव पर है, तो तीनों एक्स सीएम के लिए ये एक बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है और करियर का सवाल है। डू एंड डाई सिचुएशन तीनों के लिए है कि वो आखिर आगे करेंगे क्या, इसके जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद उनकी रणनीति क्या रहने वाली है, तो ये एक बड़ा सवाल तीनों एक्स सीएम के सामने है। तो रॉबिन सिंह चौहान, ग्राउंड से आपने जो बहुत दिलचस्प चीजें बताई, जो ऐसा माना जा रहा था कि बहुत आसान बैटल है त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए, आपकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रही है कि इतना आसान भी नहीं है। बहरहाल चूंकि वो सब ईवीएम में बंद है, लेकिन फिर भी बहुत इस बीच बहुत तेजी से खबरें उड़ी हैं त्रिवेंद्र रावत की, आसान नहीं है त्रिवेंद्र रावत के लिए वो सीट, और हरीश रावत शायद बढ़त बढ़ा ले अपने बेटे के लिए सीट पे। रघुवंश सिंह चौहान,
मेरे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।